बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप बिला झिझक अपना मसला बयान कर सकती हैं। आपको यहाँ पर हर तरह की सहूलत मुयस्सर होगी। मुतरज्जिम की मौजूदगी सुमेरा के लिए दुनिया की अजीम तरीन नेमत साबित हो। वह उसे कोई अपना हमदर्द मिल गया हो। दियारे गैर में जुल्मत कुशीदा शब बसरी की बात उर्दू ज़ुबान उसके कानों में रस खोलने लगी। आज अभी अंग्रेज़ों के देश में अपने हम ज़ुबान की मौजूदगी दुनिया की कई बड़ी नेमतों पर भारी लगने लगी। आप रोएं मत, बल्कि ये पानी पिएं। मुतरज्जिम ने पेशेवराना हमदर्दी दिखाते हुए सुमेरा की टार्स बताई। आप जो भी बोलेंगी उसे बतौर बयान टेप में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि बाद में मुकदमे के दौरान तफ्तीशी अफसरान उसे बतौर सबूत पेश कर सकें। आपके तमाम मेडिकल टेस्ट तिब्बी मुआयने में आपके 8 हफ्तों के हमल की तस्दीक हो चुकी है। पानी की चंद घूंट हल्क से उतारने के बाद वो कागजी रुमाल से आंखें रगड़ कर मुखातिब मुतरज्जिम को आस भरी नजरों से देखते हुए गोया ही जबकि पुलिस वाला बुरा भी उसके जवाबात का शिद्दत से मुंतज़िर था। मेरे अब्बू के बहुत पुराने दोस्त यहाँ इंग्लैंड से पाकिस्तान गए थे और हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। हम 6 बहनों में से सबसे बड़ी के रिश्ते पर मुझसे हो गए, जबकि दूसरी तरफ अब्बू और अम्मी मुझे दूसरे मुल्क भेजने पर खौफ थे। फिर मजबूरन दोस्त के इसरार और तसल्ली पर अब्बू को घुटने टेकने पड़ गए और उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पाकिस्तान में मेरे अकेले ससुर की मौजूदगी में मेरा और माजिद का निकाह हुआ और फिर उन्हें मुझे यहाँ पर बुलवा लिया, मगर यहाँ पर मेरी सास और नंद ने मुझे कबूल नहीं किया। बकौल उनके मैंने ज़बरदस्ती उनके बेटे को अपनी अदाओं से फांसा है, जबकि वो पाकिस्तान में अपनी भतीजी का रिश्ता करना चाहती थी। हालात की सताइश मेरा बिना सोचे एक सहेली की तरह मुतरज्जिम को अपनी आप बीती सुनाती चली गई, जो कि वो वक्फे वक्फे से तमाम तफसीलात साथ बैठे गोरे को अंग्रेज़ी में बता रहा था। आप मुझे ये बताएं, आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ और आप थाने कैसे पहुँचे? मैं घर से मुलेका सड़क किनारे होती जा रही थी तो एक बूढ़े राहगीर ने मुझे रोक कर पूछा, जो कि गालबन अफ्रीकी मुसलमान था। मैंने उसे सिर्फ हेल्प कहा तो वो समझ गया और मुझे अपने पीछे चलने का बोलकर लाल लंबी बस पर सवार होने का कहा। मुझ जैसे वो इशारे से समझाता रहा। बस मैं बिला किसी चून चुरा के करती चली गई। 5 मिनट बाद बस रुकी और वो बुजुर्ग मुझे बस से निकाल कर सीधा यहाँ पर छोड़ गया। सुमेरा हिस्ट्री को काबू करते हुए सांस लेने को रुकी। मेरी यहाँ आमद के चंद दिनों बाद अब्बू के दोस्त यानी मेरी ससुर का इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद मेरी नंद और सास ने मेरे ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। सारा साथी काम करवाती और मुझे कई रोज़ खाने को ना देती। मैंने कई बार बचा हुआ खाना कचरेदार से निकाल कर खाया। वो दोनों मुझे अजियत पहुंचाने के लिए बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने के बजाय फेंक देते ताकि मैं ना खा सकूं। अलबत्ता शुरू में मैंने 4 रोज़ भूख काटी है, मगर जब से मेरी हालत में तब्दीली आने लगी है मुझसे भूखा रहना नागज़ीर होता चला गया। दौरान गुफ्तगू मेरे के आंसू मुसलसल गालों पर लुढ़कते रहे। आपके मियाँ का क्या किरदार रहा? क्या उसने आपका साथ नहीं दिया? मुझे सास नंद मियाँ के पास फटने भी नहीं देती थी। फिर सुमेरा कुछ देर के लिए रुकी। फिर क्या? आप खुलकर बात करें ताकि उन लोगों के खिलाफ सरकारी सतह पर कार्रवाई की जा सके। मगर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कैसे कार्रवाई के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगी? क्योंकि मेरे पास तो इन कपड़ों के अलावा भी कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे खाली हाथ मार पीट कर ज़बरदस्ती धक्के देकर कल रात घर से निकाल दिया है। घर से क्यों निकाला? दोनों माँ बेटी ने मेरी किरदार कुश की है और माजिद बोला है कि मेरे गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार थे। जबकि मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मैंने तो सूरज को भी नहीं देखा, कुजा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करती और मैं क्यों किसी मर्द के पास जाती जबकि मेरा अपना शौहर घर पर मौजूद था। रो रो कर सुमेरा की हिचकियाँ बंध गई। मेरे ख्याल में आप कुछ देर के लिए खुद को संभालें, बल्कि सांस ले लें। हम साथ वाले कमरे में आपके मुंतज़िर हैं। हम ठीक 5 मिनट बाद यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। अदील, आपने मुझे डरा ही दिया था। मैं पर अपने ध्यान में बर्तन धोने में मसरूफ़ थी जब अदील ने कब्र से यकदम उसे शानों से जा पकड़ा। अदील, आप यकीनन बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करके आए होंगे। मैं पर नल खुले से बर्तन खंगालते हुए इस्तफसार करने लगा। शायद अंकल को आपका यूं मेरे साथ दरवाज़ा बंद करके खड़े होना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम मियाँ बीवी हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। फिर भी अदील, ऐसी ही खामखा मामूली बातों का हवा देना भी मुनासिब नहीं है। कौन सी हवा? कैसी हवा? वो माँ पर के कंधे पर ठोड़ी टिकाए उसकी उकब में खड़ा सरकुशी करने लगा।
اچھا چھوڑے, مجھے برتن تو دھو لینے دیں, میں تو ایسے ہی کھڑا رہوں گا جب تک آپ فارغ نہیں ہوتی. لہذا جلدی سے یہ سب نپٹاؤ ورنہ مجھے دو, میں خود کیے دیتا ہوں. ماہ پارا مسکراتے ہوئے سنک کے سامنے کھڑی مزید تیز تیز ہاتھ چلانے لگی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عدیل نے اپنی ضد سے باز نہیں آنا ہے. آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لیں جی برتن تو دھل گئے. ماہ پارا جوش سے بول کر پلٹی. بھلکڑ لڑکی, پتہ نہیں آج بلڈ ٹیسٹ خون کے نمونے دینے کے لیے جانا ہے عدیل. مجھے اس بات سے شدید خوف آتا ہے جب انہیں میری خون والی نس نہیں ملتی. اچھا تم گھبراؤ مت, پانی جوس وغیرہ پیتی رہو تاکہ نس ملنے میں آسانی رہے. اگر گھبراؤ گی تو پھر سمجھو ادھر ہی بیٹھ کر سوئیں چپواتی رہنا. عدیل ماہ پارا کو محبت سے پچکارتے ہوئے کھانے کی میز تک لے آئے اور پھر خود ہی فریج سے مینگو جوس, آم کا شربت نکال کر اسے تھمایا. ٹھیک 5 منٹ میں سانس لے کر اسے فوراً پی جاؤ. جی ضرور, بہت شکریہ. ماہ پارا نے مسکراتے ہوئے شربت لبوں سے لگا لیا جبکہ عدیل اسے محبت کی نظروں سے دیکھنے لگی. عدیل, کیا آج ہم بس پر ہسپتال جائیں گے؟ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے. آپ تو جانتی ہو ڈیڈی اپنی گاڑی کے حوالے سے کتنے حساس ہیں. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ اپنی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. عدیل, پاکستان میں تو باپ اور بیٹے کی چیز میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے. باپ کی چیز بیٹے کی ملکیت ہوتی ہے اور بیٹے کی چیز باپ کی ہی تصور کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کتنا عجیب ماحول ہے. بس میری اور تیری والی کہانی ایک ہی گھر میں چلتی رہتی ہے. ایک گھر کے مکینوں میں کتنی دوریاں اور فاصلے ہیں. ایک تکلیف کی دیوار ہے جو گر کر نہیں دیتی. ماہ پارا دکھ سے لبریز دل کی بات کہے بنا رہ پے. آپ تو جانتی ہو ڈیڈی اپنی تمام چیزوں کے حوالے سے بہت محتاط اور حساس ہیں. عدیل اداسی سے بولا. ایک بار بس مجھے ڈاکٹر باندھ لینے دو, پھر دیکھنا آپ کو پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دوں گا. آپ کو ہر وقت گھر کے باہر گاڑی کھڑی ملے گی انشاءاللہ. مجھے گاڑی سے زیادہ آپ کی تمنا ہے عدیل. میں چاہتی ہوں میں جہاں سے نکلوں مجھے سامنے آپ ہی ملو. ہر گلی ہر کونے میں میرے منتظر. مجھے گاڑیوں سے نہیں بلکہ آپ سے محبت ہے, اسے میں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی ہوں. آپ میری گاڑی سے کئی گنا قیمتی سرمایہ ہیں. ماہ پارا نے جذب سے بولتے ہوئے سامنے بیٹھے عدیل کا ہاتھ تھام لیا, جسے عدیل نے جواب میں گرم جوشی سے دبایا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی برف باری اور بارش میں بسوں میں سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے, بالخصوص ننھے نونہال کے ہمراہ. ماہ پارا نے مسکراتے ہوئے یکدم پینترا بدلا. ننھا نونہال اب بھی آیا تو نہیں ہے؟ عدیل نے بھونک چکائیں. جناب چند ماہ بعد آنے والا ہے. آپ شاید تاریخ بھول چکے ہیں. میں اور بھول جاؤں جو صبح بیوی کی نیند میں خلل نہ پڑنے کی چاہ میں کمرے کی بتی نہیں جلاتا ہوں اور اندھیرے میں تیار ہو کر دبے پاؤں خاموشی سے یونیورسٹی نکل جاتا ہوں. تو آپ کیسے اس مجنون دیوانے پر الزام ڈال سکتی ہو؟ مجھے پتا ہے عدیل, آپ میرے والے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, تبھی تو آپ میرے دل میں بستے ہیں. پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی ہے جس کے سلے میں آپ مجھے ملے ہیں. اور جب کبھی صبح بیدار ہونے پر مجھے میرے تکیے کے قریب پڑا لال گلاب ملتا ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. آج تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. عدیل نے بائیں آنکھ دبائی. عدیل, یہی کام جب میں نے آپ کے ساتھ شروع کیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا, وہ بھی آپ کے ڈیڈی کی موجودگی میں. کون سا کام؟ عدیل نے جان بوجھ کر شرمیلی ماہ پارا کو کریدا. یہی آنکھ سے اشارہ کرنے والا کام. وہ عدیل کو وضاحت دیتے ہوئے خود بھی شرماتے ہوئے مسکرائی. یکدم عدیل کا کہکہ بلند ہوا جسے ماہ پارا نے بر وقت اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا. انکل سن لیں گے. وہ سامنے سے اٹھ کر عدیل کے کان میں سرگوشی کرنے لگی. نہیں سنتے, بھی میں نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اس بار ماہ پارا بھی پرسکون ہو کر عدیل کی سنگت میں پورے جوش سے کھلکھلائی. ہے لا, آپ کو میرے بال بھی پسند نہیں ہیں؟ زبیش رو دینے کو تھی. آپ کو پتہ ہے جب میں کالج صبح نہا کر جاتی تھی تو لڑکیاں میرے بال خاطر لمبے بالوں کو کتنا سراہتی تھی, پر مجھے تو سیدھے نرم ریشم کے جیسے بال پسند ہیں. وہ لاپرواہ صاف گوئی سے بول کر اخبار کھنگالنے لگا. زیبا کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑنے کی تگدو کرنے لگا. اگر ایسی بات ہے تو بال کٹوا دیتی ہوں, پھر گھوڑے والے بال ختم ہو جائیں گے اور چھوٹے والے بال شاید سیدھے ہو جائیں, جیسے آپ کی مرضی. میں نے دھیمے سے جواب دیا. نہیں, مجھے اپنی نہیں آپ کی مرضی جاننی ہے. مجھے تو آپ کی پسند میں ڈھلنا ہے. بھئی آپ کو جو پسند ہے ویسا ہی کر لو, پر سمیر میں وہی کروں گی جو آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, پھر آج 5 بجے کے بعد پارلر جائیں گے جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے گی, بلکہ میں خود ایک کینچی سے
आपके बाल काट सकता हूँ। क्यों, आपने बाल काटना सीख रखा है? नहीं, पर ये कौन सा मुश्किल काम है? नहीं, मुझे आप पार्लर पर ही ले चले, मुझे अपने बालों का बेड़ा गर्क नहीं करवाना। ठीक है फिर, सुमेर ने हामी भर ली। चलें ठीक है, वो शौकी से चहकी। अच्छा सुने जी, बोलें, आपका पेट कैसा है? मेरे मतलब दस्तों में कुछ अफाका हुआ है? वो राजदारी से पूछने के लिए आगे बढ़ी। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस रोज खाने के बाद मरोड़ उठते रहते हैं। हाय, कितनी अफसोस की बात है। आप तो सुकून से अपनी शादी से भी लुत्फ अंदोज हो सके। क्या आप शादी से लुत्फ अंदोज हुई हो? सुमेर ने खाने की मेज पर बाजू टिकाते हुए सवाली नजरों से देखा। मैंने लुत्फ अंदोज नहीं होना था तो किसने होना था? मैं तो सहेलियों के साथ खूब लुत्फ अंदोज हुई, खूब नाची, लूडी, भंगड़ा, अलगर्ज। मैंने अपनी शादी पर अपना हर शौक पूरा किया है। शादी रोज रोज थोड़ी होती है। सुमीर खामोशी से इस अल्लाह दोशीदा की बातों पर गर्दन झटक कर गोया हुआ। पता है, आप में बहुत बचपना है, आपके मिजाज में पुख्तगी नहीं है। हैं? इस शख्स ने तो एक नया ऐब ढूंढ निकाला है। मैंने अभी से पुख्ता होकर क्या करना है? पुख्ता होने के लिए भी उम्र पड़ी है, और वैसे भी बहुत खामोश लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं तो फजूल बोलने का आदी नहीं हूँ। वो ज़ेबा को लाजवाब कर गया। तो क्या मैं फजूल बोलती हूँ? जी, आप बहुत ऊंचा और बहुत ज़्यादा बोलती हैं। पर मुझे लगता है कि शोहर ऐसे शौक नहीं पसंद करते हैं। कॉलेज में हमारी सहेली की शादी हुई थी और उसने हम सबको बताया था कि मर्द रोती धोती लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें शौक जिंदा दिल बीवियाँ अच्छी लगती हैं। यकदम से बैठ की आवाज़ रेंद गई और आंसू का गोला गल में फंसता महसूस हुआ, जबकि मुकाबल अपनी साफ हुई पर रत्ती बराबर भी शर्मसार ना था। अपनी जगह हिस्से पर ज़ेबाश दिल महसूस कर खामोशी से कमरे से निकल बाहर बरामदे के जीने पर आन बैठी, जहाँ सूरज की तपिश कदरे कम थी, क्योंकि वहाँ सामने अन दीवार का साया रहता था। चंद लम्हों बाद कदमों की चाह पर ज़ेबाश खुश हुई कि सुमीर अपनी गलती की तलाफी करने आया है, मगर वो जिस बात से आरी शख्स उल्टा उसे बेवकूफ़ी का तमगा पहनाकर चलता बना। आप यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हुई हैं? अंदर जाकर पंखे के नीचे बैठो। सुमीर एक जुमला बोलकर चलता बना, जहाँ ज़ेबा का जी चाहा धाड़े मारकर रोए। एक तो वो हर वक्त इसमें से नया नक्श ढूंढता है, और दूसरा वो किसी भी चीज़ से मुतासिर नहीं होता है। शायद ज़बान का मसला है, उसे अपने जज्बात और एहसासात उर्दू में बताना नहीं आते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या फ़ायदा बिला वजह बात बढ़ाने का। अभी सर घर लौटेंगे तो मुझे यूं बैठा देखकर परेशान हूँ। अम्मी ने भी तो यही समझाया था कि खुद को मिसाली ख़ानदान की लड़की साबित करना। बाजी शबनम की तरह तुम्हारी बातें घर घर में ना फैलने के रिश्तेदारों को गप्पे हाँकने के लिए नया मौजू मिल जाए। उठ जाओ ज़ेबाश। वो खुद कलामी करते हुए उठ खड़ी हुई। अम्मी ने कहा था अच्छे अखलाक और उसने सलूक से रहना है। ज़ेबाश खुद को तसल्ली देते हुए सब बुलाकर एक नए अज़म के साथ उठ खड़ी हुई। आपके ख्याल में ज़ेबाश का नया अज़म उसे सुमीर के दिल में जगह बनाने में कारगर साबित होगा? अपनी राय ज़रूर दीजिए। जारी है नावल।